मॉर्निंग स्टूडेंट BA BSc सेकेंड ईयर की क्लास। मैं डॉक्टर अनु झाझड़िया, आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो ये बताइए पीछे वाली क्लास का समझ आ रहा है या ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं? तो अपने कमेंट करें ताकि हमें आइडिया मिले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और जो भी क्लास आप कंटिन्यू देखें, पहले फर्स्ट क्लास सेकेंड, उसके बाद आगे वाली क्लास देखें। आज हम बात करेंगे, कल मैंने आपको मोटा मोटा बताया था कि जो टेलर महोदय था उनका प्रवास कटिबंध सिद्धांत, उसी की बात करेंगे आज हम। टेलर महोदय ने प्रजातियों से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, नाम था प्रवास कटिबंध सिद्धांत। टेलर महोदय ने सिद्धांत कब दिया था? 1919 में। और इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने कल आपको। क्या बताया था पूजा? कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत। सही है कि जो हमारी प्रजातियां वो एक स्तर में पाई जाती हैं, कि जातीय कटिबंध है उनके अकॉर्डिंग वो पाई जाती हैं। तो टेलर महोदय डार्विन महोदय से प्रभावित थे। डार्विन महोदय की विकासवादी संकल्पना थी। कौन सी संकल्पना थी? विकासवादी संकल्पना थी, उससे अत्यधिक प्रभावित थे। और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था? अपना जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत था वो दिया था। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, इसलिए मैंने डेफिनेशन को लिखा है यहाँ कि टेलर महोदय ने कहा कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिमयुग से पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है वो है। तो इन्होंने जो बात कही, इनका ये था कि जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो क्या बताया कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? मध्य एशिया में। टेलर महोदय ने जो बताया कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मध्य एशिया में। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिमयुग आया था, लेकिन जो मानव प्रजाति है उनकी उत्पत्ति उस हिमयुग से भी पहले हो चुकी थी। हम ये नहीं कह सकते कि हिमयुग बाद में आया था, कि मानव जो प्रजाति है उसकी उत्पत्ति पहले हुई थी और हिमयुग था वो बाद में आया था। तो टेलर महोदय ने अपनी एक डेफिनेशन दी है और इस डेफिनेशन में उन्होंने अपना जो सिद्धांत था उसको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है कि पहले क्या आया था? मानव की प्रजाति का उद्गम हुआ था, कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद महाहिमयुग आया था। महाहिमयुग देखिए क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर समय समय पर जलवायु परिवर्तन हुए हैं। तो उन जलवायु परिवर्तनों में क्या हुआ था? एक हिमयुग आया था। हिमयुग की जलवायु में परिवर्तन हुआ और हिम का मतलब बर्फ जमी थी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मध्य एशिया वाला भाग था तो जैसे ही हिमयुग आया तो यहाँ पर बर्फ गिरना प्रारंभ हो गई। और आपको पता है कि इससे इधर उष्ण प्रदेश है, तो जो हिमयुग जैसे ही आरंभ हुई तो यहाँ वाले जो प्रजातियाँ थी वो किधर खिसक गई? उष्ण प्रदेशों की ओर खिसक गई और कुछ इसी स्थान पर रही। लेकिन जैसे ही हिमयुग समाप्त हो गया ये वाले लोग वापस किधर खिसक गए? पहले वाले क्षेत्रों की तरफ खिसक गए और कुछ जो जातियां थी वो वापस इसी गर्म क्षेत्र में रह गई, जिसके कारण भी इनमें क्या आए थे? शारीरिक परिवर्तन में अंतर आए थे। शारीरिक और जैविक दोनों जो प्रजातियां थी उनमें क्या आ गए? अंतर आ गए। आपको पता है कि उष्ण प्रदेश और शीत प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक जीन पाया जाता है। जो शीत प्रदेश के जो क्षेत्र होते हैं उनमें यह जीन एक्टिव रहता है, जिसके कारण त्वचा का रंग कैसा मिलता है? सफ़ेद मिलता है। हम कह सकते हैं कि गोरा व्यक्ति, ठीक है, श्वेत। लेकिन यह जीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग कैसा मिलता है? काला मिलता है। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसा कौन सा कारण है कि अत्यधिक धूप पड़ने से हमारी त्वचा के रंग में अंतर आता है? उष्ण प्रदेशों में यह जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा का रंग कैसा मिलता है? काला मिलता है। आगे बात करेंगे कि जो टेलर महोदय थे उन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखा अपना यह सिद्धांत बनाने के लिए, कि जब अपना उन्होंने सिद्धांत दिया तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा था। उन्होंने कहा जो एशिया है उसको क्या रखा? उन्होंने केंद्र में रखा। एशिया को कैसे रखा? केंद्र में।
कि जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है, एशिया। तो एशिया को तो किस में रखा, केंद्र में, लेकिन अमेरिका था, अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका यूरेशिया। यूरेशिया देखिए किसे कहेंगे, यूरेशिया, यूरोप प्लस अफ्रीका। आपने देखा होगा कि यूरोप वाला जो भाग है अफ्रीका वाले भाग से जुड़ा हुआ है, तो यूरेशिया को हम क्या लिखेंगे, यूरोप और क्या है, अफ्रीका। इन दोनों का जो सम्मिलित भाग था उसको नाम क्या दिया, यूरेशिया। तो इन्होंने कहा जो मध्यवर्ती भाग था वो तो क्या था, केंद्र क्या था, एशिया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया ये क्या थे, प्रायद्वीप के रूप में थे। प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, एक तरफ से स्थल भाग। ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हो, एक तरफ थोड़ा सा भाग स्थल का लगता है, बाकी जल ही जल है, सही है। अमेरिका की बात कर सकते हैं, एक तरफ आपस में जुड़ा हुआ है, बाकी तरफ क्या है, जल है। यूरेशिया की बात कर सकते हैं, अफ्रीका के नीचे वाले भाग की बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस अकॉर्डिंग आके यहाँ मेडागास्कर है, तो तीन तरफ किसे जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है। जो तीन तरफ जल से जुड़ा होता है और एक तरफ स्थल से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो इन्होंने कहा जो एशिया थी उसकी तो मध्यवर्ती स्थिति थी, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया को हम क्या कहेंगे, यूरोप और अफ्रीका। तो ये किस रूप में थे, प्रायद्वीप के रूप में उन्होंने उनको वर्णित किया था। सेकेंड बात करते हैं कि प्रायद्वीप का अर्थ समझ गए, तीन तरफ से जल से, एक तरफ से स्थल भाग से जुड़ा हुआ। सेकंड बात करते हैं कि जो मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ जातीय कटिबंध के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ, जातीय कटिबंध के रूप में। कह सकते हैं कि जातियां थी वो एक, आपने कटिबंध सुना होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, सही है। तो जो जातियां थी वो एक जैसी जातियां एक जगह पाई जाती थी। उसका रीजन बताया, जहाँ जैसे मध्य एशिया में यहाँ मानव प्रजाति है, दूसरी प्रजाति आई, उसने क्या किया, फर्स्ट में थी निग्रिटो, उससे ज़्यादा ताकतवर कौन सी आई, निग्रो आए और इसको भगा दिया यहाँ से, ये चारों दिशाओं में फैल गई, सही है। यहाँ कौन सी आ गई, निग्रो आ गई। तो इन्होंने कहा कि बाहरी तरफ यह फैल गई और बीच वाले क्षेत्र में कौन सी आई, निग्रो आई। तो यह जो पाए गई, ये किस रूप में पाए गए, हमें जातीय कटिबंध। कह सकते हैं कि हम एक के बाद एक जो प्रजाति थी वह सारी एक जगह पर हमें उपलब्ध हुई कि जातीय कटिबंध। जैसे निग्रो ने किसको भगा दिया, यहाँ से निग्रिटो को भगा दिया, तो इसके बाहर वाला जो कटिबंध था उसमें कौन सी प्रजाति विकसित हुई, निग्रिटो। कोई दूसरी अन्य प्रजाति आई, उसने निग्रो को भगा दिया, तो निग्रिटो इसमें आ गई, निग्रो इसमें आ गई। कह सकते हैं कि हम जितनी भी प्राचीन, जैसे जैसे हमारी प्रजातियां कैसी हुई, प्राचीन हुई, तो वो प्राचीन जो प्रजातियां थी हमारी, वो तो हमें मिली महाद्वीपों के बाहरी भागों में, महाद्वीप के किनारों पर मिली, और जो नवीन प्रजातियां थी वो कहाँ मिली, हमें मध्य में। क्लियर है कि जो नवीन प्रजातियां थी वो तो मिली हमें मध्य एशिया के केंद्र में, और जो प्राचीन प्रजातियां थी वो मिली हमें महाद्वीपों के किनारी भागों पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी युद्ध हुआ करते थे, जो भी पावरफुल प्रजाति होती थी कमज़ोर प्रजाति को भगा देती थी वहाँ से। पुरानी वाली फिल्में देखना, कबीले वाली कोई मूवी आ रही हो तो उसमें एक कबीला होता था, उसका एक सरदार होता था, उसमें क्या होता था, जो ताकतवर होता था वही राजा बनता था और उसी का उस क्षेत्र पर अधिकार होता था। तो जो मानव प्रजातियां थी उनमें भी इसी प्रकार के जो नियम है वो लागू होते हैं कि, और जो फिल्में हैं उनका आपकी जो भूगोल से भी गहरा संबंध है, क्योंकि जो हमारी फिल्में होती हैं किस पे, सामाजिकता पे आधारित होती हैं, जो उस समय की समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित होती हैं। तो वो कबीले वाली मूवी कभी आ रखी हो, आजकल तो देखता नहीं, अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन उसमें यही चीज़ प्रदर्शित की गई है, कबीले का जो मालिक होता है या जो राजा होता है वो कौन होता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, और अगर दो कबीले होते हैं तो उस क्षेत्र पर अधिकार किसका होगा, जो बलशाली होगा, जो ताकतवर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इन्होंने कहा कि जो मानव की उत्पत्ति है मध्य एशिया, देखिए थोड़ा सा मैं मैप बना देती हूँ, आपने कैस्पियन सागर और इधर आपका
ये कैस्पियन सागर की स्थिति बताती हूँ आपको। ये यूरोप वाला भाग है, ये अफ्रीका वाला आ जाएगा इसके साथ, और ये थोड़ा सा ऐसे करके इसके बाद आपका थोड़ा सा ऐसे करके इंडिया आ जाता है यहाँ, और इसके ऊपर यहाँ क्या है, ये कैस्पियन सागर। सही है, अरब सागर हमारा ये है कैस्पियन सागर। आपने देखा होगा कि एशिया और जो यूरोप है उसके मध्यवर्ती भाग में ये क्या है, कैस्पियन सागर, प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। तो जो ये कैस्पियन सागर है ये कहाँ है, मध्य एशिया के मध्य में, जो एशिया हमारा महाद्वीप है उसके क्या है, मध्य में। एक चीज़ और बताती हूँ, पहले तीनों महाद्वीप जुड़े हुए थे, वर्तमान समय में भी जुड़े हुए हैं। एशिया है, इधर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है, स्थल भाग है, जुड़े हुए हैं। तो जो मध्य एशिया थी, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इस वाले पोर्शन में। अब हम ये चीज़ कहें कि मध्य एशिया के कैस्पियन सागर में, तो गलत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि कैस्पियन सागर की स्थिति कहाँ है, मध्य एशिया में है। तो उन्होंने क्या कहा, टेलर महोदय ने, कि इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही बात है, मध्य एशिया के मध्य में स्थित है। अरब सागर के समीपवर्ती भाग, ये देखो हमारा अरब सागर है, अब इसके समीप वाले भाग में तो ज़्यादा अंतर नहीं है भाई, पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में थोड़ी होगा, उसका विस्तार भी तो होगा। तो इन्होंने कहा कि जो मानव प्रजातियों का उद्भव कहाँ हुआ, कैस्पियन सागर, मध्य एशिया के कैस्पियन सागर और अरब सागर के समीपवर्ती वाले भाग में क्या हुआ, मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई, क्या बताया था कल, निग्रिटो। सही है, निग्रिटो आई। उसके निग्रिटो को किसने भगा दिया, निग्रो ने भगा दिया। वेरी गुड पूजा, निग्रिटो को किसने भगाया, निग्रो ने भगा दिया। अब निग्रो ने भगा दिया तो इस चीज़ का प्रूफ हमें कैसे मिले, वो प्रूफ हमें ऐसे मिलेगा, तस्मानिया है, कीनिया है, ग्रीनलैंड है, वर्तमान समय में ये जो निग्रिटो प्रजाति है इस महाद्वीप के बाहरी किनारों पर पाई जाती है। उस चीज़ को हम प्रूफ भी तो करेंगे भाई, हमने किसी बात को रख दिया, हम उसको सिद्ध भी तो करेंगे। अब रीजन क्या थी, निग्रो ये बलशाली थी, इसने किसको भगा दिया, निग्रिटो को भगा दिया। लेकिन वर्तमान समय में निग्रिटो कहाँ पाई जाती है, महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर। तस्मानिया है, कीनिया है, ग्रीनलैंड है, वहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, निग्रिटो। क्लियर है, वापिस बता देती हूँ। मध्य एशिया और अरब सागर के पास वाले भाग में क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। आगे इन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी, निग्रिटो। छोटे क्वेश्चन में आ जाता है बेटा कई बार कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति हुई, तो हम क्या बताएंगे, निग्रिटो। और उस निग्रिटो को बाहर किसने खदेड़ दिया, मध्य एशिया से निग्रो ने। तो ये निग्रिटो कहाँ पहुँच गए, तस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड, वर्तमान में भी वही है, महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर। यही थी बात, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो दो तो प्रजातियां उत्पन्न हुई नहीं, उसके अलावा बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई, उनकी भी बात करेंगे हम। ये तो हमने सिर्फ दो की बात करी। अब बात आती है कि सबसे पहले कौन सी आई। अब इनका क्रम याद रखेंगे आप, सही है। सबसे पहले निग्रिटो, सही है। निग्रिटो को किसने भगाया, निग्रो ने। अब देखिए क्या होता है, जलवायु अनुकूल होती है और जलवायु जैसे ही अनुकूल होती है और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है, ऑस्ट्रेलियन। सही है। आपको पता है नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति क्यों हुई, दो प्रजातियों के मिश्रण से इस प्रकार से क्या हुई, नई नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलियन आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन के बाद कौन से आ जाते हैं, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय देखिए, भूमध्य सागर के आपने देखा होगा, भूमध्य सागर क्षेत्र बताती हूँ कौन सा है, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर के पास में उत्पन्न हुई इसलिए नाम क्या पड़ा, भूमध्य सागरीय, क्योंकि उस प्रकार की विशेषता इनमें पाई जाती थी। उसके बाद आते हैं एक नई प्रजाति आती है एल्पाइन, और लास्ट में आते हैं मंगोलायड। सही है, लास्ट में कौन से आते हैं, मंगोलायड। अब ये बात आती है कि इन प्रजातियों का जो क्रम है वो इसी प्रकार से याद रखना है आपको। सबसे पहले निग्रिटो, निग्रिटो को किसने खदेड़ा, निग्रो ने। उसके बाद जैसे ही जलवायु अनुकूल हुई, कौन सी नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई, ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद भूमध्य सागरीय,
उसके बाद एल्पाइन और उसके बाद मंगोलाइड। आगे हम जब प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें बेटा हम बात करेंगे कि कौन सी प्रजाति विश्व के कौन कौन से भागों में पाई जाती है और इनके जो शारीरिक लक्षण हैं, शारीरिक गुण हैं, वो कौन कौन से मिलते हैं। आपने देखो कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, हाइट में कम होता है, मोटा होता है, पतला होता है, गोरा काला, सिर की आकृति किसी की बड़ी किसी की छोटी, तो इन आधार पर हम इन प्रजातियों का सभी का क्या करेंगे, आगे वर्गीकरण करेंगे। तो इन्होंने जो टेलर महोदय थे उन्होंने ये क्रम बताया था कि इस क्रम में क्या हुआ था, प्रजातियों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, क्लियर है, इसको उतार लीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये क्रम ध्यान रखना है बेटा, इसी अकॉर्डिंग इनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। आगे हम बात करते हैं आदिम जातियां जहां उद्भव नहीं। देखिए 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम इसको पूरे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपके नोट्स कह सकते हैं हम इनको, कि आदिम जातियां जहां उद्भव नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन जातियां थी या आदिम जाति सबसे पुरानी आदिम जातियां वो ऐसी जगह पर भी हमें उपलब्ध हुई हैं या प्राप्त हुई हैं जहां उनका उद्गम नहीं हुआ। सही, उद्गम या उद्भव नहीं हुआ, कि जो प्रजातियां हमें ऐसे स्थान पर भी मिली हैं जहां से उनका कि यहाँ पर इस प्रजाति का उद्भव हुआ होगा, ऐसी जानकारी हमें मिली है कि आदिम प्रजातियां थी लेकिन उनका उद्भव उस क्षेत्र में नहीं हुआ। अब उद्भव उस क्षेत्र में नहीं हुआ तो उनका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। भाई उस क्षेत्र में अगर वो पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में पहुंच गई, इसलिए उनका क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण हुआ तो जो प्राचीन जो प्रजातियां थी वो हमें विश्व के विभिन्न भागों में प्राप्त हुई। तो इस चीज़ का हम कैसे लगा सकते हैं कि आपने देखा होगा कि समय समय पर खुदाई होती रहती है और हमें कंकाल या मानव अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। जब उनका अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि खोपड़ी का अध्ययन करते हैं या जीवावशेषों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह प्रजाति कितने वर्ष पूर्व है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह कहाँ पर मिली है। तो दोनों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि आदिम प्रजातियां थी लेकिन उनकी जो उद्गम क्षेत्र था, उद्भव क्षेत्र था, वह नहीं था, क्योंकि उन प्रजातियों ने क्या किया था, स्थानांतरण किया था। आक्रमण होते थे, खाने की कमी हो जाती थी या पेड़ पौधे वनस्पति खत्म हो जाते थे, हिमयुग आ जाता था, तो उससे क्या हो जाता था, जो प्रजातियां थी वो क्या हो जाती थी, स्थानांतरित हो जाती थी। जैसे ही हिमयुग की हमने बात करी, किसकी बात करी थी, हिमयुग की, तो जैसे ही हिमयुग आया उस वाले क्षेत्र में क्या हुआ, बर्फ जमना प्रारंभ हुआ, तो जितने भी स्टेपी थे वो सारे किधर खिसक गए, नीचे की तरफ खिसे, क्योंकि नीचे की तरफ भी बर्फ जमना प्रारंभ हो गई। अब नीचे बर्फ जमना प्रारंभ हो गई तो वो जो यहाँ पर जो जातियाँ थी वो और नीचे खिसक गई गर्म क्षेत्रों की ओर, कुछ लोग यहीं पर रहे। जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ कुछ जो उष्ण क्षेत्र में थे वापस पहुँच गए और कुछ वापस वहीं रह गए। तो इनमें शारीरिक परिवर्तन आएंगे या नहीं, क्योंकि क्षेत्र विशेष की जलवायु का मानव प्रजाति पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सही है, तो उष्ण वाले क्षेत्र थे, इन्होंने कहा कि जो उत्तर में खिसके वो अधिक विकसित हो गए क्योंकि शीत और शीतोष्ण प्रदेशों में वो जातियां वापिस पनपी थी और इनके जो जैविक लक्षण थे उनमें भी विभिन्नता आ गई। क्यों विभिन्नता आ गई, क्योंकि देखिए आप उष्ण क्षेत्र से वापिस शीत शीतोष्ण की तरफ जाएंगे तो उनके जो जैविक गुण हैं, कुछ जैविक गुणों का विलोपन हो जाता है और कुछ जो नए भौतिक गुण हैं उनका समावेश उसमें हो जाता है, जिसके माध्यम से भी एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो जाती है। आपने प्राचीन काल का मानव देखा होगा और वर्तमान समय का मानव देखा होगा, दोनों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि पहले वालों के सिर लंबे होते थे और वर्तमान में जो मानव है उसका सिर चौड़ा होता है, पूंछ भी होती थी। देखा होगा कि हम किसके बंदर, हमारे वंशज कौन है, बंदर हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो मानव है उसमें क्या आता गया, अंतर आता गया। आदि मानव भी देखा होगा किस प्रकार का होता था, हो सकता है हम उसी प्रकार के हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो जैविक विशेषताएं होती हैं, भौतिक लक्षण होते हैं, वो क्या कर देते हैं, हमारे जो शारीरिक बनावट है उसमें अंतर कर देते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें हिमयुग वाला एक बार वापस बता देती हूँ आपको। हिमयुग, जैसे ही पृथ्वी पर हिमयुग आया, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो अगर हम बात करें, ये उष्ण क्षेत्र है, अगर यहाँ हिमयुग आया
तो यह प्रजातियां किधर खिसक गई, गर्म क्षेत्रों की ओर खिसक गई। लेकिन जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ कुछ प्रजातियां वापस उत्तर में खिसक गई। सही है, तो जैसे ही उत्तर में खिसकेंगी, अब यहाँ वाली प्रजाति और यहाँ वाली प्रजाति में अंतर आएगा या नहीं आएगा? जलवायु के कारण, भौतिक वातावरण के कारण और कुछ जैविक परिवर्तन के कारण उनमें क्या आ जाता है, अंतर पाया जाता है और दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जो आपकी नई नई प्रजातियां हैं इनकी उत्पत्ति हुई है और कुछ दो प्रजातियों के मिश्रण से अब ये मिली, इधर से ये मिली और एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई। क्लियर? आगे बात करते हैं नंबर 6 पे। अब इन्होंने कहा कि जो मध्य एशिया है कि मानव की उत्पत्ति हुई और ये हमारा मध्य एशिया आ गया। सही है, मध्य एशिया। एक चीज़ ध्यान रखना, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर। सही है, इन्होंने कहा जो हमारी मानव प्रजातियाँ थी उसमें उसका स्थानांतरण हुआ, प्रवास का स्थानांतरण हुआ। तो पहला जो स्थानांतरण हुआ दक्षिणी, ये पश्चिमी, किधर हुआ? दक्षिणी पश्चिमी भाग में, कि जो भी मध्य एशिया में जो भी प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो पहली प्रजाति उत्पन्न हुई उसका जो हम कह सकते हैं कि स्थानांतरण या प्रवास किधर हुआ? दक्षिणी पश्चिम में। इधर के जो क्षेत्र थे ऑस्ट्रेलिया वाला और अफ्रीका वाला और यूरोप वाला, तो पहला जो हुआ वो दक्षिण पश्चिम की ओर, दूसरा जो हुआ स्थानांतरण दक्षिण और पूर्व की ओर। सही है, दूसरा जो प्रजातियां थी उसका स्थानांतरण किधर हुआ? दक्षिण पूर्व की ओर। अब मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व हम लगा सकते हैं, छोटे छोटे हमारे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और नीचे ऑस्ट्रेलिया। सही है, दूसरा प्रवास उधर हुआ। तीसरा प्रवास उन्होंने कहा कि कहाँ हो गया? अमेरिका हो गया। तीसरा प्रवास कहाँ हुआ? अमेरिका हो गया। अंध महासागर को पार किया और कहाँ पहुँच गए? अमेरिका पहुँच गए। आपने देखा होगा कि आगे बताऊंगी मैं आपको, जब एमए में जाओगे वहाँ पर ये चीज़ें और थोड़ी सी विस्तारित रूप में आती हैं कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो उस समय वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई, तो नए क्षेत्रों की खोज की गई और उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिका को सबसे बाद में खोजा गया था। और वर्तमान समय में भी अमेरिका में अधिकतर जो प्रजातियां पाई जाती हैं या अधिकतर जो प्रवास हुआ है वो यूरोप से हुआ है। अधिकतर जो प्रवास हुआ वो कहाँ से हुआ है? यूरोप से हुआ है। क्योंकि जैसे ही जनसंख्या घनत्व बढ़ा तो जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हो जाती है और जीवन स्तर में जब गिरावट आएगी तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो सागर के किनारे या कह सकते हैं कि अंध महासागर के पास वाला भाग था, तो जो जिस क्षेत्र विशेष में लोग रहते हैं, अब जो समुद्र तट के पास रहेगा वो व्यक्ति समुद्र की यात्रा करेगा या नहीं करेगा? तो उन्होंने क्या किया, समुद्र की यात्रा करते करते वो कहाँ पहुँच गए? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पहुँच गए। फिर धीरे धीरे उसका स्थानांतरण कहाँ होने लग गया? यूरोप से उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पहले उत्तरी अमेरिका में हुआ, फिर जैसे ही देखा वो स्थल भाग ऐसे जुड़ता जुड़ता नीचे दक्षिणी अमेरिका, फिर क्या हुआ? वो आगे बढ़ने लगे और कहाँ पहुँच गए? दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रजातियां हैं उनका क्या होता रहता है? प्रवास होता रहता है। तो जो मध्य एशिया, यहाँ पर जो टेलर महोदय ने बताया, 3 तरह से उन्होंने प्रवास बताया। पहला दक्षिण पश्चिम में, दूसरा दक्षिण पूर्व में और तीसरा प्रवास कहाँ बताया? अमेरिका में। कि यहाँ से 3 तरह से प्रजातियों का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। पहला स्थानांतरण दक्षिण पश्चिम में, दूसरा दक्षिण पूर्व में और तीसरा पहुँच जाना बाय एरोप्लेन कहाँ? अमेरिका। तीसरा कहाँ हुआ? अमेरिका में। ये कुछ बातें थी जो उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताई। उन्होंने आगे बात की कि इस सिद्धांत को के कुछ आधार माने उन्होंने, कि जो हमारा मुख्य सिद्धांत है वो इन आधारों पर निर्भर करता है। उसकी बात करेंगे अब हम। देखिए, फर्स्ट बात, प्रवास की प्रक्रिया। फर्स्ट बात करी, आधार होते हैं, कोई भी हम सिद्धांत देते हैं उसके लिए आधार होता है। सही है, कोई भी सिद्धांत होता है उसके लिए हम क्या देते हैं? आधार देते हैं, बेस देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट था हमारा प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया का अर्थ समझते हैं क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों प्रवास हुआ? भाई जब मध्य एशिया में थी तो सारी जनसंख्या वहीं मिलनी चाहिए थी, उनका प्रवास क्यों हुआ? तो इन्होंने बताया फर्स्ट आधार प्रवास की प्रक्रिया। फर्स्ट रीजन तो वही बताया था कि क्या होती थी, दूसरी जो प्रजाति होती थी कमजोर प्रजाति को वहाँ से खदेड़ देती थी। जंगल का नियम भी यही कहते हैं, अगर आप ताकतवर हो तो राजा कहलाओगे, अगर कमजोर हो तो आपका जो शासन है वह हट जाएगा। जो प्रवास की प्रक्रिया थी इसमें
हिमयुग आया था, बस वो हिमयुग ही है। हिमयुग आया, हिमयुग के आने से क्या हुआ, व्यक्ति क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए, जलवायु में परिवर्तन आया, तो जो जातियां थी, मानव प्रजातियां थी, उनका क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया। दूसरा स्थानांतरण भोजन की कमी से, सही है, भोजन की कमी से, कि पहले हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था, कंदमूल फल पशुओं को मारना, वो शिकार करना, उस पर अपना उसका जीवन निर्भर करता था। जैसे ही जंगल में जानवरों की कमी होती, शिकार की कमी होती, तो वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर जाते थे, तो प्रवास की प्रक्रिया। दूसरा वनस्पति खंड की अलग अलग हिमयुग आए, हिमयुग आने से क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन आया, और जो हमारे स्टेपी और जो वन थे वो भी तो खिसकेंगे, वनस्पति जो पेटियां हैं वो खिसकेंगी या नहीं खिसकेंगी, क्यों, क्योंकि वनस्पति और जलवायु है उसका सीधा संबंध पाया जाता है। अब पूरे क्षेत्र में हिमयुग आ गया, तो जो स्टेपी वन है हमारे, तो ये क्या भूमध्य रेखा की तरफ खिसकेंगे या नहीं खिसकेंगे, खिसकेंगे। जैसे ही ये उत्तर भूमध्य रेखा की तरफ खिसके, तो मानव प्रजातियां भी क्या हुई, इसके साथ साथ इधर उनका स्थानांतरण हो गया, और जैसे ही हिमयुग समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र से स्टेपी वनस्पति थी वो वापस किधर खिसक गई, उत्तर की ओर खिसक गई। कुछ जातियां यहीं रह गई, कुछ जातियां उत्तर में गई, वो अधिक विकसित हो गई। आपने देखा होगा कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था, क्यों, क्योंकि वो किधर थे, उत्तर में थे। और जलवायु मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि उष्ण जो प्रदेश होते हैं उनके व्यक्ति आलसी होते हैं, जबकि जो शीत या शीतोष्ण प्रदेशों के जो व्यक्ति होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या कह सकते हैं कि अत्यधिक कार्य कर सकते हैं, उनकी जो मानसिक योग्यता है वह अधिक पाई जाती है। आप अपने यहीं भारत में ही देख सकते हैं, गर्मियों और सर्दियों में आप में कितना अंतर आ जाता है। सर्दियों में एक्टिव रहते हैं, गर्मियों में खाना खाए और सो गए, कि आलस्य आता है। आलस्य क्यों आता है, जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होगी तो मनुष्य को आलस आना प्रारंभ हो जाता है। सेकंड बात करी ग्रंथि रस, ग्रंथि रस प्रभाव। कल भी हमने बात करी थी, मैंने बताया था कि मनुष्य में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं अलग अलग, पीयूष, एड्रीनियल, थायराइड। वो ग्रंथि क्या करती हैं, मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो रस है उसका स्त्राव अलग अलग पाया जाता है, और यही बात कही गई कि इन ग्रंथियों के रस से भी मानव जीवन प्रभावित हुआ। कल बताया था कौन सी जो ग्रंथि है हमारे, उसके जो रस स्त्रावित होता है उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एड्रीनल है, थायराइड है, उसका बताया था कि जिसमें जितना अधिक रस का स्त्राव होगा उस व्यक्ति की लंबाई उतनी ही अधिक पाई जाएगी। रस का स्त्राव कम होगा तो व्यक्ति जिसकी लंबाई कम होगी हम उसको क्या बोलते हैं, बोलना, ये बोलते हैं। और तीसरी लास्ट बात कही इन्होंने, कटिबंध स्तर अवधारणा। देखिए इसमें क्या था, कटिबंधीय स्तर अवधारणा, कटिबंधीय स्तर अवधारणा। इसमें क्या था, कटिबंधीय स्तर अवधारणा, आपने देखा होगा कि जीवावशेषों की अगर हम इसमें बात करते हैं कि मानव प्रजातियां वहाँ पर भी उनके अवशेष मिले हैं जहाँ पर उसके उद्गम के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई लेकिन उसके क्या मिले, अवशेष मिले। तो इससे क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका क्या हुआ था, स्थानांतरण हुआ था। स्थानांतरण होने से क्या हुआ था, वह प्रजाति उस क्षेत्र में मिली थी। दूसरा ऐसा माना जाता है कि जितनी प्राचीन प्रजाति थी उसके अवशेष पृथ्वी में उतनी ही अधिक गहराई पर हमें उपलब्ध हुए हैं। तो ये बात क्या प्रमाणित करती है, कटिबंधीय स्तर अवधारणा की सबसे पहले प्रजाति वो सबसे गहराई में मिली, उसके बाद नवीन प्रजातियाँ वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई उसके अनुसार मिलना वो प्रारंभ हुई। और किसी क्षेत्र के बारे में कहा, दिल्ली के बारे में भी कहा जाता है कि कई बार उजड़ी और कई बार वह बसी। मिट्टी की परतों के आधार पर भी उस क्षेत्र के बारे में हम बता सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है वह कितनी बार बसा है और कितनी बार उजड़ा है। पेड़ को देखकर उसकी उम्र बता सकते हैं कि इस पेड़ की उम्र क्या है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। उन छल्लों को काउंट करके हम बता सकते हैं कि यह पेड़ कितने वर्ष पुराना है। अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो जो जीवावशेष उनके आधार पर बताया
कि जो प्राचीन प्रजातियां थी पृथ्वी में अत्यधिक गहराई तक पाई जाती थी और जो नवीन प्रजातियां थी उसके जीवावशेष उतनी अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते थे। तो यह बात क्या सिद्ध करती है कि जो कटिबंध है वह स्तर रूप में पाए जाते हैं। जो हमारी जातियां हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, एक स्तर के रूप में पाई जाती हैं। ये था हमारा टेलर महोदय का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। कल हम बात करेंगे कि मानव प्रजातियों को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं या किन आधार के ऊपर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।